नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी श्री गोमटसार जी जीवकांड जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और चर्चा करते हुए गुण स्थान पर अपनी चर्चा हो चुकी है। जीव समास पर अपनी चर्चा चल रही है। कल की कक्षा में हमने ये समझा था कि जीव समास के 4 प्रकार से भेद किए जाते हैं या 4 अपेक्षाओं से जीव समास का वर्णन किया जाता है। स्थान की अपेक्षा, योनि की अपेक्षा, जीव के शरीर की अवगाहना की अपेक्षा और कुल की अपेक्षा से जो जीवों के भेद प्रभेदों को समूह रूप से हम गर्भित करते हैं उनको हम जीव समास कहते हैं। अभी तक जो हमने 4-5 गाथाएं पढ़ी थी उनमें हमने जीव के भेद प्रभेद एक तरह से पढ़े हैं कि जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं और जीव के भेद प्रभेद करने में कारण क्या है। तो हमने 5 युगल देखे थे, त्रस आदि, जिसमें बताया था त्रस और स्थावर नाम कर्म, सूक्ष्म बादर नाम कर्म, पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म, साधारण प्रत्येक शरीर नाम कर्म और जाति नाम कर्म। इनकी अपेक्षा से जीवों में भेद प्रभेद बनते हैं। अब इन भेद प्रभेदों को समझने के बाद फिर हमने 14 भेद, 19 भेद और 57 भेदों को समझा था। कल की कक्षा में हमने जो 4 विशेष अपेक्षाएं हैं, स्थान, योनि, अवगाहना और कुल, इन 4 अपेक्षाओं से जीव समास का वर्णन कैसे होता है इस पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। जिसमें सबसे पहले इन्होंने स्थान पर चर्चा करना प्रारंभ किया। स्थान की अपेक्षा से इन्होंने जीव के 1 भेद बताए, 2 भेद बताए, 3 भेद बताए और इस तरह क्रम से एक एक क्रम बढ़ाते हुए 10 भेदों तक अपन ने समझ लिया था। जीव सामान्य से जीव है, इसीलिए जीव शब्द कहते ही सभी अनंतानंत जीवों का ग्रहण हो जाता है। ये जीव का सामान्य से एक भेद होता है। फिर जीव के 2 भेद किए, त्रस और स्थावर। फिर 3 भेद जब हम करेंगे तो त्रस जीवों के 2 भेद कर दिए, विकलेंद्री और सकलेंद्री और यहाँ पर स्थावर। ऐसे 3 भेद हो जाते हैं। 4 भेद करेंगे तो पहला भेद स्थावर, दूसरा विकलेंद्री, तीसरा सैनी पंचेंद्री, चौथा असैनी पंचेंद्री। 5 भेद करेंगे तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। 6 भेद करेंगे तो पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1, वनस्पति का 1 और त्रस का 1। ऐसे हमने स्थावर के 5 भेद कर दिए और 1 त्रस का 1 कर दिया। ये 6 भेद हो गए। 7 भेद करेंगे तो 5 स्थावर का 1 हो गए, त्रस के पुनः 2 भेद करेंगे, विकलेंद्री, सकलेंद्री। 8 भेद करेंगे तो 8 भेदों में स्थावर के 5 भेद हो जाएंगे और फिर विकलेंद्री और फिर सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री। 9 भेद करेंगे तो 5 स्थावर, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। और 10 भेद करेंगे तो 5 स्थावर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री। ऐसे 10 भेद अपन ने देख लिए थे। अब आज की कक्षा में हमें 11वें नंबर से समझना है। अब आगे की जो गाथा आएगी उस गाथा में 11 से लेकर के 19 तक के जो भेद बनेंगे वो भेद किस अपेक्षा से बनते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। आइए
पहले अपन गाथा का उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ समझेंगे और फिर जैसे हमने कल की कक्षा में बोर्ड के माध्यम से 1 से 10 भेद बनाए थे, ऐसे ही 11 से 19 तक के भेद अपन लोग बनाएंगे। आइए गाथा नंबर 76। पण जुगले तस सहिए, पण जुगले तस सहिए, तसस्य दूती चतुर्पणग भेद जुदे, तसस्य दूती चतुर्पणग भेद जुदे, छद्दुग पत्तेयम्भिय, छद्दुग पत्तेयम्भिय, तसस्य तिय चतुर्पणग भेद जुदे, तसस्य तिय चतुर्पणग भेद जुदे, पण जुगले तस सहिए, तसस्य दूती चतुर्पणग भेद जुदे, छद्दुग पत्तेयम्भिय, तसस्य तिय चतुर्पणग भेद जुदे। देखें, अब यहां से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 यहां तक बताएंगे। 19 नंबर का अगली गाथा में बताएंगे। देखें 11 भेद कैसे बनेंगे। पण जुगले, पण यानी जो 5 स्थावर बताए थे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इन 5 का युगल कर दें। अब पण युगले, इन 5 का युगल, युगल का मतलब सूक्ष्म और बादर। तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर और वनस्पति का एक सूक्ष्म, वनस्पति का एक बादर। कितने भेद हो गए? 10। अब अपन को बनाने कितने थे? 11। तो ये 5 स्थावर हो गए। अब इसमें तस सहिए, एक तरस को मिला दें तो ये 11 भेद बन जाएंगे। स्थावर 10 प्रकार के और त्रस 1 प्रकार का, ऐसे 11 भेद हो जाएंगे। इनमें सभी जीवों का ग्रहण हो गया। अब 12 भेद करना हो तो क्या करेंगे? तसस्य दू ती चदू पणग भेद जुदे। अब क्रम से एक इंद्रिय जीवों के कोई भेद नहीं करेंगे। त्रस के 2 भेद करें, फिर त्रस के 3 भेद करें, फिर त्रस के 4 भेद करें और फिर त्रस के 5 भेद करें। तो क्या हो जाएगा? जो हमने 11 भेद बनाए, अभी त्रस को एक भेद एक ही रूप में सम्मिलित किया था तो 11 भेद बने। अब त्रस के 2 भेद करेंगे तो 12 बन जाएंगे, त्रस के 3 करेंगे तो 13, त्रस के 4 करेंगे तो 14 और त्रस के 5 भेद कर देंगे तो 15 भेद बन जाएंगे। तो एक ही लाइन में इन्होंने 11, 12, 13, 14 और 15 ये 5 भेदों को बता दिया। 11 भेद समझ में आ गए। स्थावर जीवों के जो 5 भेद थे उनके युगल रूप में अपन को ग्रहण करना है। तो 10 भेद स्थावरों के हो गए, एक त्रस को मिला दिया तो 11 हो गए। अब त्रस के 2 भेद कौन कौन से होंगे? विकलेंद्री, सकलेंद्री, ये 2 भेद मिलाएंगे स्थावरों में तो 12 भेद हो गए। त्रस के 3 भेद कौन से करेंगे? विकलेंद्री और सकलेंद्री के 2 भेद कर दो, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री। तो त्रस के 3 भेद हो गए, विकलेंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री। ये 3 भेद स्थावरों में मिलाएंगे तो 13 हो गए। 4 भेद त्रस के कौन से होंगे? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। ये 4 भेद स्थावरों में मिलाएंगे तो 14 भेद हो गए। और 5 भेद त्रस के कौन कौन से होंगे? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री। ये त्रस के 5 भेद। तो त्रस के यदि 1 करेंगे तो त्रस, 2 करेंगे तो विकल और सकल, 3 करेंगे तो विकल, सैनी, असैनी पंचेंद्री, 4 करेंगे तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पंचेंद्री और 5 करेंगे तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री। ऐसे अपन ये त्रस के भेदों को यदि हम स्थावरों में जोड़ देते हैं तो 10 स्थावर हो गए और त्रस के 1 से लेकर के 5 भेद करेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15 भेद हो गए। अब 16 भेद बनाने हैं तो कैसे बनेंगे? 16, 17 और 18। अब अपन स्थावरों में फिर भेद करेंगे। क्या किया? छद्दुग पत्तेयम्भिय, छद दुग, ऊपर लिखा था पण जुगले, 5 युगल बनाए थे। अब अपन को क्या करना है? छद दुगे, 6 दुगे यानी युगल, 2-2 का समूह बनाएंगे। कितने? 6 समूह बनाएंगे और 6 समूह बनाने के बाद फिर पत्तेयम्भिय, फिर प्रत्येक को भी जोड़ेंगे। ये 6 युगल कौन कौन से बनेंगे? अभी हमने जो 5 भेद किए थे, 5 युगल बनाए थे, वो पृथ्वी का एक सूक्ष्म आदर, जल का एक सूक्ष्म आदर, अग्नि का एक सूक्ष्म आदर, वायु का एक सूक्ष्म आदर और वनस्पति का एक सूक्ष्म आदर बनाए थे। अब हम वनस्पति का एक के भेद करेंगे।
तो हमने जब 19 जीव समास आपको बताए थे तब बताया था अब 6 युगल बनाने। 6 युगल कौन कौन से बनेंगे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, फिर नित्य निगोद और इतर निगोद। ये 6 हो गए। इन 6 के युगल करेंगे, दुगे। दुगे का मतलब दोनों भेद लगाएंगे, सूक्ष्म भी और वादर भी। तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म वादर, जल का एक सूक्ष्म वादर, अग्नि का एक सूक्ष्म वादर, वायु का एक सूक्ष्म वादर, नित्य निगोद सूक्ष्म वादर, इतर निगोद सूक्ष्म वादर। 12 भेद हो गए। और 12 के साथ फिर क्या करना है? प्रत्येयम्य और प्रत्येक वनस्पति। अभी इसके भेद नहीं कर रहे हैं, केवल एक प्रत्येक वनस्पति। तो कितने भेद हो गए? 13 भेद। ये 13 भेद किसके हो गए? एक इंद्री के। ये 13 भेद स्थावरों के हो गए। अब त्रस को जोड़ना है, तो त्रस को कैसे जोड़ेंगे? तसस्य तीय चदु पणग, मतलब अब त्रस के 3 भेद जोड़ेंगे तो 13 में 3 जोड़े तो 16, और त्रस के 4 भेद जोड़ेंगे तो 17, और त्रस के 5 भेद जोड़ेंगे तो 18। अब 13 भेद एक इंद्री के बन गए। अब इन एक इंद्रियों में त्रस के 3 भेद कौन कौन से थे? विकलेंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री। ये त्रस के 3 भेद थे। 4 भेद कौन कौन से हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। और त्रस के 5 भेद कौन कौन से हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री। ये 5 भेद है। तो 13 में 3 जोड़ दें तो 16, 13 में 4 जोड़े तो 17, और 13 में 5 जोड़े तो 18। इस तरह से इस एक गाथा में इन्होंने 11 से लेकर के 18 तक के ये जीव समास के भेद प्रभेद बता दिए। अब इस गाथा को अपन बोर्ड के माध्यम से और एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको चार्ट कैसे बनाना है ये समझ में आ जाए। आइए देखें, बोर्ड पर देखते हैं। देखें, अब 11 भेद बनाएंगे तो 11 नंबर में क्या आएगा? हमें 10 भेद करने हैं एक इंद्रियों के। तो पृथ्वी सूक्ष्म वादर, फिर जल सूक्ष्म वादर, फिर अग्नि सूक्ष्म वादर, फिर वायु सूक्ष्म वादर, और फिर इसके बाद वनस्पति सूक्ष्म वादर। ये 10 भेद बन गए हमारे। ठीक है, अब 10 के साथ फिर क्या कर दें? एक त्रस को जोड़ दिया। ये त्रस को जोड़ते ही ये 11 भेद हो गए। 12 भेद करने के लिए क्या किया? 12 भेद के लिए ये 10 करेंगे और फिर प्लस क्या करेंगे? त्रस के 2 भेद करेंगे, विकलेंद्रीय और प्लस सकलेंद्रीय। ये 2 भेद जुड़ते ही अब 10 + 2 हो गए, तो ये 12 भेद हो गए। 13 भेद करने के लिए क्या करेंगे? 13 भेद के लिए 10 प्लस, अब क्या करना है? ये 3 भेद करेंगे तो सकलेंद्रीय के 2 भेद कर देंगे। इधर विकलेंद्रीय, विकलत्रय हो गया, और फिर इसके साथ असैनी पंचेंद्रीय और फिर सैनी पंचेंद्रीय। ये 3 भेद जुड़ गए। 14 भेद के लिए क्या करेंगे? 10 प्लस, अब 2 इंद्री प्लस 3 इंद्री प्लस 4 इंद्री प्लस पंचेंद्री। ऐसे 4 भेद ये हो गए और 10 ये 14। और 15 भेद बनाने के लिए क्या करेंगे? अब 5 भेद कर देंगे, तो 10 के बाद प्लस 2 इंद्री प्लस 3 इंद्री प्लस 4 इंद्री प्लस असैनी पंचेंद्री और फिर सैनी पंचेंद्री। ऐसे ये 15 भेद हुए। ये 15 भेद हो गए। अब 16 भेद बनाने के लिए क्या करना है? 16 भेद बनाने के लिए अब यहां अपन इस वनस्पति कायक के पुनः भेद प्रभेद करेंगे। तो 16 भेद बनाने के लिए अब इनको हटा दें अपन। अब इनको हटाने के बाद अब 16 भेद के लिए अब यहां से देखें, ये अपन कौन सा बनाएंगे? अब 16 नंबर का। तो ये पृथ्वी सूक्ष्मवादर, जल सूक्ष्मवादर, अग्नि सूक्ष्मवादर, वायु सूक्ष्मवादर। अब इधर आएगा नित्य निगोद, ये सूक्ष्म वादर, और फिर इतर निगोद सूक्ष्म वादर, और प्रत्येक वनस्पति। ये कितने भेद हो गए? ये 6 युगल हो गए, तो 12 और 1 ये हो गया, ये 13 अपने बन गए। ये कितने हो गए? 13।
अब इन 13 में अपन त्रस के भेद जोड़ेंगे, तो त्रस के पहले अपन को 3 भेद जोड़ने हैं। 3 भेद कौन कौन से बनेंगे? त्रस के 3 भेद बनेंगे, विकलत्रय वाला 1 भेद, प्लस असेनी पंचेंद्री और प्लस सेनी पंचेंद्री। ये 3 भेद जुड़ जाएंगे तो 13 और 3 16 भेद हो गए। अब 17 भेद करने के लिए क्या करेंगे? 17 भेद के लिए ये 13 भेद पूरे हो जाएंगे, प्लस अब 4 भेद जोड़ेंगे त्रस के, तो 2 इंद्री प्लस 3 इंद्री और प्लस 4 इंद्री प्लस 5 इंद्री। ऐसे ये 4 भेद और जुड़ जाएंगे, तो 13 और 4 17। और 18 भेद बनाने के लिए त्रस के 5 भेद करेंगे, तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री फिर असेनी पंचेंद्री और प्लस सेनी पंचेंद्री। ये हो गए अपने 18 भेद। अब 19 भेद कैसे बनेंगे? 19 भेदों के लिए अगली गाथा आएगी और अपन पहले भी समझ चुके हैं। 19 भेदों के लिए अब कुछ नहीं करना है। ये जो प्रत्येक वनस्पति थी इसके 2 भेद कर देंगे, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, और बाकी भेद यही रहेंगे। एक भेद बढ़ जाएगा तो 18 से 19 भेद हमारे बन जाएंगे। आइए देखें, अब अगली गाथा देखते हैं। गाथा से 19 भेद कैसे बना रहे हैं देखें गाथा नंबर 77। सग जुगलम हित सस्सय, सग जुगलम हित सस्सय, पण भंग जुदेसु होन्ति ओण वीसा, पण भंग जुदेसु होन्ति ओण वीसा, ए आदुण वीसोत्य, ए आदुण वीसोत्य, इगिबीति गुण दे हवे ठाणा, इगिबीति गुण दे हवे ठाणा, सग जुगलम हित सस्सय, पण भंग जुदेसु होन्ति ओण वीसा, ए आदुण वीसोत्य, इगिबीति गुण दे हवे ठाणा। देखें, अब यहां 19 भेद भी बता रहे हैं, 38 भी बता रहे हैं और 57 भी बता रहे हैं। ये चीज अपन पहले भी समझ चुके हैं। देखें, अब बता रहे हैं सग जुगलमी तसस्सय। अभी पहले एक गाथा बताई थी, जब अपन ने 15 भेद बनाए थे तो पण जुगली लिखा था, 5 युगल बनाए थे। फिर जब 15 से ऊपर बनाए तो छद दुगे 6 युगल किए थे। और अब क्या लिख रहे हैं? सग जुगलम्बी, 7 युगल करना है। अब 7 युगल कौन कौन से हो जाएंगे? 7 युगल होंगे पृथ्वी का एक सूक्ष्म आधार, जल का एक सूक्ष्म आधार, अग्नि का एक सूक्ष्म आधार, वायु का एक सूक्ष्म आधार, नित्यनुगोत सूक्ष्म आधार, इतरनुगोत सूक्ष्म आधार, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो प्रत्येक वनस्पति का भी एक युगल बन गया ये। तो ऐसे 7 युगल हो गए, तो 7 युगलों के एक इंद्रिय जीव हो गई है। अब एक इंद्रिय जीवों का 7 युगल करेंगे तो कितने हो गए? 14 भेद हो गए। अब इन 14 भेदों में तसस्सय पण भंग जुदेसु होन्ति। अब जो त्रस के पण भंग यानी 5 भंग थे, उनको जुदेसु यानी उनको युक्तेसु, उन 5 भंगों को जोड़ दें तो एक इंद्री के 14 भेद और उसमें त्रस के 5 भेद जुड़ेंगे तो होन्ति 19, तो 19 भेद हो जाएंगे। ये 19 भेद बन गए। देखो कितनी खूबसूरती के साथ 1 से लेकर के 19 भेदों तक का कथन कर दिया। अब यहां बता रहे हैं एयादुण वीसोत्य, 1 से लेकर के जो 19 अर्थात 19 तक के भेद बताए हैं, ये सभी भेद इगी बी ती गुणिदे। 1 से गुणा करें तो 19 भेद बनेंगे, 2 से गुणा करें तो 38 भेद बनेंगे, और ती गुणिदे 3 से गुणा करेंगे तो 57 भेद बन जाएंगे। 1 से गुणा करेंगे का मतलब बस 1 से गुणा करना है, तो ये 19 भेद सामान्य से हो गए। इनमें कोई हम ना पर्याप्त का भेद करेंगे ना अपर्याप्त का भेद करेंगे। सामान्य से 19 प्रकार के जीव होते हैं, तो ये 1 से गुणा कर दिया, ये 19 भेद बन गए। 2 भेद करेंगे तो 2 से किससे गुणा करेंगे? पर्याप्त और अपर्याप्त। ये 19 भेदों में किन्हीं जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, किन्हीं जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा से 2 का गुणा किया तो 38 भेद बन जाएंगे। और ती गुणिदे 3 का गुणा करेंगे तो 3 कौन सा गुणा करना है? 3 गुणा करने के लिए एक पर्याप्तक का और फिर अपर्याप्तक के 2 भेद,
लब्ध पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। ऐसे अपर्याप्त के 2 भेद ये और एक पर्याप्त, 3 भेदों से गुणा करेंगे तो 57 भेद बन जाते हैं। हवे ठाणा ये स्थान कहलाते हैं। तो स्थान की जो चर्चा चल रही थी कि एक स्थान से लेकर के 57 स्थान तक पहुंच गए। 1 2 3 4 ऐसे करते करते 19 तक बताए, फिर 19 के पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त ऐसे करके ठाणा अर्थात 57 स्थान हो जाते हैं। इनको कैसे करना है, 1 2 3 से गुणा कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आचार्य महाराज अगली गाथा में बता रहे हैं कैसे गुणा करेंगे, किस अपेक्षा से गुणा करना है। अभी इन्होंने ये अपेक्षा नहीं लिखी, अब अगली गाथा में इस अपेक्षा को स्पष्ट कर रहे हैं। देखें 78 नंबर की गाथा। सामण्येन तिपन्ति सामण्येन तिपन्ति पढ़मा विद्या अपुण्यगे इदरे पढ़मा विद्या अपुण्यगे इदरे पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते पढ़मा हवे पंती। दूसरी लाइन जो है वो एक साथ पूरी पढ़ेंगे। पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते पढ़मा हवे पंती पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते पढ़मा हवे पंती सामण्येन तिपन्ति पढ़मा विद्या अपुण्यगे इदरे पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते पढ़मा हवे पंती। देखें सामण्येन तिपन्ति पढ़मा, यहां बता रहे हैं तिपन्ति जो ऊपर लिखा था इगी वी ती गुण दे, 1 से 2 से अथवा 3 से गुणा करेंगे तो जो 1 से गुणा करेंगे वो पढ़मा पंक्ति बनेगी, प्रथम पंक्ति। और वो प्रथम पंक्ति कैसी है, सामण्येन, वो सामान्य से है। सामान्य का मतलब यहां कोई हम पर्याप्त पर्याप्त का भेद नहीं करेंगे, तो प्रथम पंक्ति में तो 1 से गुणा होना है सामान्य के जीवों का, इसीलिए वो प्रथम पंक्ति हो गई। विद्या अपुण्यगे इदरे, विद्या बी का मतलब दूसरा, जो दूसरी पंक्ति बनाएंगे वो कैसी बनेगी, अपुण्यगे और इदरे। अपुण्यगे यानी अपर्याप्तक और इतर का मतलब विपरीत, तो पर्याप्तक। तो 2 पंक्तियां बनेंगी। ये 19 को हम एक कॉलम में लिखेंगे, वहां लिखेंगे पर्याप्तक जीव, दूसरे कॉलम में लिखेंगे, वहां लिखेंगे अपर्याप्तक जीव। तो पर्याप्त और अपर्याप्तक के भेद से ये 2 पंक्तियां बनेंगी। तीसरी पंक्ति कौन सी बनेगी, पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते अपढ़मा हवे पंक्ति। यहां बता रहे हैं तीसरी पंक्ति जो बनेगी पज्जत्ते, एक तो बनेगी पर्याप्तक की, फिर दूसरी बनेगी लद्धि यानी लब्ध पर्याप्तक की, और तीसरी बनेगी अपज्जत्ते यानी निर्वृत्त पर्याप्तक की। यहां ये जो गाथा है, इस गाथा से निर्वृत्त पर्याप्तक अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन जहां लब्धि अपर्याप्तक शब्द इन्होंने दिया है तो उस लब्धि अपर्याप्तक के साथ निवृत्त पर्याप्तक शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका ग्रहण करना है। अब कहां से ग्रहण करेंगे ये इधर टीका में भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, बस ये है कि लब्धि अपर्याप्तक शब्द दिया है तो लब्धि अपर्याप्तक उन्हें कहते हैं जो जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जिनके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, वो लब्धि पर्याप्तक है। दूसरा इन्होंने पज्जत्ते पर्याप्तक शब्द दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि पर्याप्तक तभी बनेगा जब वो निर्वृत्त पर्याप्तक होगा। तो पहले निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बनेगी, फिर पर्याप्तक अवस्था बनेगी। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि यहां निर्वृत्त पर्याप्तक अर्थ भी अपन को निकालना है। दूसरा इधर दिया है अपढ़मा। यहां पर 3 पंक्तियों की चर्चा की गई थी, तो पहले लिख दिया पढ़मा पहली पंक्ति, फिर लिख दिया विद्या यानी दूसरी पंक्ति। अब फिर इधर पर इनको तृतीया लिखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लिखा, अपढ़मा शब्द का प्रयोग किया है, मतलब जो प्रथम नहीं है, प्रथम नहीं है तो द्वितीय होगी, लेकिन दूसरी का वर्णन इन्होंने कर दिया है, इसीलिए यहां पर अपढ़मा शब्द से तृतीय तीसरी पंक्ति का ग्रहण किया जा रहा है। अब आचार्य महाराज ने तृतीय शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, ये एक रहस्य की बात है। हो सकता है शब्दों की पूर्ति नहीं हो रही हो, इस कारण से इन्होंने अपढ़मा शब्द लिखा हो, या और कोई कारण हो तो हमें ज्ञात नहीं है। अभी अपन को केवल इतना समझना है कि 3 पंक्तियां हमको बनानी है। पहली पंक्ति सामान्य पंक्ति कहलाएगी, इसमें कोई भेद प्रभेद नहीं करना है।
दूसरी पंक्ति में हम दो भेद करेंगे, पर्याप्तक और अपर्याप्तक का, तो दो भेद करेंगे तो ये 38 भेद बनेंगे। और तीसरी पंक्ति जो हम बनाएंगे अपढ़मा, मतलब तीसरी हवे पंक्ति, तीसरी पंक्ति जो बनेगी उसमें पज्जत्ते एक कॉलम पर्याप्तक का होगा, दूसरा लब्धि अर्थात लब्धि पर्याप्तक का होगा और तीसरा निवृत्त पर्याप्तक का होगा। ऐसे 3 कॉलम बनेंगे तो हमारे 57 भेद यहां पर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इधर तक 57 भेदों की चर्चा इन्होंने कर दी। अब आगे जो गाथाएं आ रही हैं, इन गाथाओं में अब 98 जीव समास बताएंगे। अब 98 कैसे बनेंगे? एक इंद्री के जितने भेद बनने थे वो बन गए। एक इंद्री के कितने भेद बन गए? 14 भेद अपन ने बनाए थे, सग जुगलम भी 14 भेद बनाए और 14 के साथ हमने पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक, ये 3 भेद कर दें तो 14 के 3 भेद करेंगे तो कितने होगा? 42 भेद। अब इन 42 के अलावा 43वां भेद एक इंद्रिय जीवों में नहीं बनता। बस ये मैक्सिमम भेद हैं एक इंद्रिय जीवों के। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक वादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक वादर, अग्नि सूक्ष्म, अग्नि वादर, वायु सूक्ष्म, वायु वादर, नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद वादर, इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद वादर, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये 7 युगल। और इन 7 युगल के 14 भेद बने, 14 पर्याप्तक, 14 निवृत्त पर्याप्तक, 14 लब्ध पर्याप्तक, होगा 42 भेद। अब 42 के अलावा 43वां भेद इन तीनों लोकों में नहीं है। ठीक, अब विकलत्रयों में जाएं तो विकलत्रयों में 3 भेद बनते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। अब इन 2 इंद्री के कोई और भेद नहीं किए, 3 इंद्री के कोई और भेद नहीं है, 4 इंद्री के कोई भेद नहीं है। जैसे एक इंद्रियों के हमने भेद प्रभेद किए, पंचेंद्री के 2 भेद कर देते, सैनी असैनी, ऐसे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री का कोई भेद प्रभेद नहीं है। बस 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों में ये 3 भेद करेंगे, पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक। 2 इंद्री जीव भी लब्ध पर्याप्तक होता है। ऐसा नहीं है कि इंद्री जीव ही एक श्वास में 8-10 बार वाले जन्म मरण करता है। 2 इंद्री जीव भी करते हैं, 2 इंद्रियों में भी लब्ध पर्याप्तक होते हैं। केवल हमने एक लाइन पढ़ी है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, ये केवल हम निगोदिया जीव से जोड़ देते हैं। नहीं, ये निगोदिया जीव के अपेक्षा तो है ही, लेकिन साथ में निगोदिया जीव तो मात्र साधारण वनस्पति के भेद हैं। ये जो एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण होता है, ये सभी प्रकार के जितने भी लब्ध पर्याप्तक जीव हैं, चाहे वो पृथ्वी का एक लब्ध पर्याप्तक अपन ने लगाया, जल कायकों में भी लब्ध पर्याप्तक लगाया, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में भी लब्ध पर्याप्तक लगाएंगे, पंचेंद्रियों में भी लब्ध पर्याप्तक लगाएंगे। जहां जहां लब्ध पर्याप्तक जीव हैं, वहां वहां एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण होगा। लब्ध पर्याप्तक का मतलब ही है इतनी कम आयु प्राप्त होना कि एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, उसके पहले मरण हो जाएगा। तो एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होनी, इसको बोलते लब्ध पर्याप्तक। तो क्या जितने जीव लब्ध पर्याप्तक हैं सभी को निगोदिया मान लिया जाए? नहीं, जितने लब्ध पर्याप्तक जीव हैं उनका क्षुद्र भव होता है, बाकी निगोदिया जीव भी पर्याप्तक होते हैं। अभी अपन ने पढ़ा जो 7 युगल किए, 7 युगलों में पर्याप्तक का भेद भी किया है। तो निगोदिया जीव जो पर्याप्तक होते हैं उनकी शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण होती होगी, बस ये है कि उनकी आयु बहुत अधिक नहीं होती है। जो लब्ध पर्याप्तक हैं ये क्षुद्र भाव वाले होते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करने वाले होते हैं। तो जहां एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण की बात की जा रही है वो मात्र निगोदिया की नहीं है, वहां पृथ्वी कायक को भी लेना है, जल कायक को भी लेना है, अग्नि को, वायु को, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन सबका ग्रहण हो जाएगा। ये अपन को विशेष समझना है। तो हम जो भेद प्रभेद बता रहे थे, कल की कक्षा में अपन 98 भेद पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा हम सामान्य से विस्तार कर रहे थे कि आज अपन सामान्य से समझ लेते हैं, कल गाथा से समझेंगे। तो एक इंद्रियों के मैक्सिमम 42 भेद बनते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के 9 भेद बनेंगे, 2 इंद्री के 3, 3 इंद्री के 3, 4 इंद्री के 3, लब्ध पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक, ऐसे तो 9 भेद ये हो गए। तो 42 और 9 कितने हो गए? 51। अब भेद प्रभेद करेंगे पंचेंद्री जीवों के। तो अभी अपन ने पंचेंद्री जीवों में मात्र 2 भेद किए थे, सैनी और असैनी। अब अपन जो भेद करेंगे वो गतियों की अपेक्षा करेंगे, देव गति के, नरक गति के, त्रियंच गति के और मनुष्य गति के। अब जितने देव होते हैं, क्या ये देवों में लब्ध पर्याप्तक होते हैं? नहीं होते।
लब्ध पर्याप्तक जीव की आयु तो अंतर्मुहूर्त होती है, क्षुद्र भाव प्रमाण, एक श्वास में 8-10 बार वाली, और देव और नारकियों की जघन्य आयु ही 10,000 वर्ष की है। भवनेषु च 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, ये 2 सूत्र अपन ने तत्वार सूत्र जी में पढ़े। तो देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है, इससे कम की तो होती ही नहीं। इसका मतलब है देव और नारकियों में लब्ध पर्याप्तक नहीं पाए जाते। अब देव और नारकियों में जब तक अपर्याप्त अवस्था रहेगी, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, तब तक वो निर्वृत्त पर्याप्तक हैं, उसके बाद पर्याप्तक हो जाएंगे। तो देवों के 2 भेद बनेंगे, निर्वृत्त पर्याप्तक पर्याप्तक, और नारकियों के 2 भेद बनेंगे, निर्वृत्त पर्याप्तक पर्याप्तक। 2 गतियां हो गई, 4 भेद इनके हो गए। अभी 51 हो गए थे, 4 ये हो गए 55। अब इसके बाद अपन मनुष्य और त्रियंच के भेद करेंगे। तो मनुष्य और त्रियंच के भेद करते हैं, तो मनुष्यों में जो भेद बनते हैं वो 9 भेद बनते हैं। 9 भेद कैसे बनेंगे? भोग भूमि के, उपभोग भूमि के, आर्य खंड के और मिलिच खंड के, ऐसे 4 क्षेत्रों की अपेक्षा विभाजन करते हैं। 4 क्षेत्रों में मनुष्य पाए जाते हैं, मिलिच खंड में भी है, आर्य खंड में भी है, भोग भूमि में भी है, उपभोग भूमि। उपभोग भूमि कहां होती है? लवण समुद्र और कालो समुद्र में छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, वहां जो मनुष्य पाए जाते हैं वो उपभोग भूमि के हैं। तो जितने भी उपभोग भूमि के मनुष्य हैं, भोग भूमि के मनुष्य हैं और मिलेच्छ मनुष्य होते हैं, इन 3 क्षेत्रों में केवल 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक। लेकिन आर्यखंड के जो मनुष्य होते हैं, यहां पर लब्ध पर्याप्तक मनुष्य भी पाए जाते हैं। मतलब यहां मनुष्य के 3 भेद मिलेंगे, निर्वृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक और साथ में लब्ध पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक कौन? जो एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण कर रहे हैं। तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले ऐसे कौन से लब्ध पर्याप्तक मनुष्य होते हैं? ये लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों को सम्मूर्छन मनुष्य कहा जाता है। और सम्मूर्छन मनुष्य केवल आर्यखंड में ही उत्पन्न होते हैं। आर्यखंड में भी हम आपके जो गुप्तांग वगैरह हैं, इन गुप्तांगों में या कांख के नीचे जो बाल होते हैं, वहां मैल जब जमा हो जाता है तो उन मैल के कारण, गंदगी के कारण से लब्ध पर्याप्तक मनुष्य उत्पन्न होते हैं। वो भी मनुष्य हैं, मनुष्य आयु के हैं, सैनी पंचेंद्री कहलाते हैं। तो ऐसे भोग भूमि के 2 भेद, उपभोग भूमि के 2 भेद, मिलेच्छ खंड के 2 भेद और आर्य खंड के 3 भेद, ऐसे 9 भेद हो जाते हैं मनुष्यों के। ठीक है, अब 55 हो गए थे अपने अभी तक, अब 9 और जोड़ देंगे तो 64 भेद हो गए। इसके बाद 34 भेद बनते हैं त्रियंच के। अब त्रियंच के कैसे बनेंगे? तो भोग भूमि के और कर्म भूमि के, यहां पर त्रियंचों के भेद किए जाते हैं। कुछ विशेषताएं हैं। भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते, भोग भूमि में सैनी जीव ही होते हैं, भोग भूमि में सम्मूर्छन जीव नहीं होते। तो इस अपेक्षा से वहां पर भेद प्रभेद करते हैं। और जो हमारी कर्म भूमि है, यहां पर गर्भज भी होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं, यहाँ सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं। और यहाँ पर जलचर, थलचर और नवचर तीनों प्रकार के पंचेंद्रीय त्रियंच पाए जाते हैं। जब इनके भेद प्रभेद अपन करेंगे तो 34 भेद त्रियंचों के बनते हैं। ऐसे 34 और मिला देंगे उन 64 में तो 98 जीव समास हो जाते हैं। अब अगली गाथा में इसी का वर्णन आएगा, इसको अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। अभी हमने सामान्य से आपको बता दिया कि कैसे अपन को 98 भेद करना है। कल अपन आचार्य महाराज ने जो गाथाओं में लिखा है, उन गाथाओं के शब्दों को पढ़ करके उनसे अर्थ निकाल करके उन 98 भेदों को पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, समय अपना हो गया। आगे की कक्षा में इन 98 जीव समास को पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।